हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क केमिस्ट्री संग्राम में स्वागत है। और आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक यानी कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। आज सभी स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। आप सभी स्टूडेंट का तैयारी किस तरह से है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है चाणक्य, बी दिया हुआ है कालिदास, सी दिया हुआ है बराहमिहिर ने और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य शासक ने किस धर्म है ना, मौर्य शासक अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। मौर्य शासक अशोक ने किस धर्म को, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो आपको पता है कि मौर्य शासक अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए दिया है वैष्णव धर्म, दो दिया है आपका ऑप्शन बी में शैव धर्म, ऑप्शन डी सी में है बौद्ध धर्म, क्या है बौद्ध धर्म, और ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो आप सभी को पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम देखेंगे यहाँ पे कि जनपद शब्द जो होता है, आपको पहला ऑप्शन दिया गया ग्राम समूह, बी में दिया है राजधानी, सी में दिया है लोगों का स्थान, सी में क्या दिया हुआ है लोगों का स्थान, और डी में दिया है वन, हम इसको वन क्षेत्र भी कह सकते हैं ना। ऑप्शन डी में क्या है वन क्षेत्र। तो आपको पता है कि जनपद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो लोगों के स्थान, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में लोगों का स्थान, यानी कि जहां पे लोग निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गृहस्थ कौन था। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, प्राचीन भारत में गृहस्थ कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है गृहस्थ जीवन बिताने वाला, ऑप्शन बी दिया हुआ है विद्यार्थी, ऑप्शन सी दिया हुआ है श्रमिक वर्ग, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नोट, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए गृहस्थ जीवन बिताने वाला है ना। गृहस्थ जीवन बिताने वाला क्या कहते हैं हम लोग, गृहस्थ है ना। प्राचीन काल में गृहस्थ कहा जाता था उसको। ऑप्शन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्राचीन भारत में नागर शब्द किसने दिया, यानी कि नागर शब्द दिया नहीं है, नागर शब्द किसको दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए में ग्रामवासी को, ऑप्शन बी में दिया है नगर निवासी को, ऑप्शन सी में दिया हुआ कृषक को, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सेनापति को। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर निवासी को नागर के नाम से भी है ना जाना जाता है, और नागर जो है वो नगर निवासी को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में कृषकों की मुख्य समस्या क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है बीज की कमी, ऑप्शन बी है पानी की कमी, ऑप्शन सी है करों का बोझ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में जो कृषक का जो मुख्य समस्या था वो था करों का बोझ, यानी कि इसको लगान देना पड़ता था, कर है ना, जिसको लगान कहते हैं, वसूली है ना, वो देना पड़ता था। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागर, क्या बोला है, नागर शब्द किससे संबंधित है, यानी कि नागर शब्द का संबंध किससे है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, नागर शब्द का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में नगर रक्षा अधिकारी से, बी में दिया है कृषक वर्ग से, सी में दिया हुआ है ग्राम प्रशासन से, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगर रक्षा अधिकारी से। आप सभी स्टूडेंट भी आंसर कमेंट में करेंगे अगर पता है तो।
देखते हैं कि आज आपकी तैयारी कितनी है। और ये आपका नवंबर मंथ चल रहा है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब हम लेके आए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को मजबूत करें और इस बार धमाका धमाल मचा दे एक तरह से, है ना। चले हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो आप सबको पता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है और मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में लेंगे, कमेंट करेंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा नगर प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नगर प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मथुरा, बी में है काशी, सी में है तमिलकम और डी में है उज्जैन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलकम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की। राजतरंगिणी की रचना किसने की। ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है कलहन, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। कलहन इसका क्या था, राइटर था किसका, राजतरंगिणी का। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है कि मौर्य काल में विदेशी दूतों में प्रमुख कौन था, यानी कि मौर्य काल में जितने भी दूत थे उस दूत में प्रमुख दूत कौन थे। तो यहां पर हम ऑप्शन देखते हैं, मौर्य काल में विदेशी दूतों में से कौन प्रमुख था। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है हैंसांग, बी में दिया है फायान, सी में दिया है मेगास्थनीज और डी में दिया है इब्न बतूता। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रमुख दूत में से कौन था सबसे प्रमुख, वो मेगास्थनीज था, है ना, जो यूनान का राजदूत था, है ना। और वो भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे देखते हैं हम लोग कि प्राचीन नगर की खोज किसके माध्यम, है ना, किसके माध्यम से होती है। प्राचीन नगर की खोज किसके माध्यम से होती है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पहला दिया है दंत कथाएं, बी में दिया है पुरालेख, सी में दिया है स्मृति ग्रंथ, है ना, स्मृति ग्रंथ और डी में दिया है जनश्रुतियां, है ना। ऑप्शन क्या है, जनश्रुतियां। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पुरालेख, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे कि निगम किसका उदाहरण है। निगम किसका उदाहरण है। तो बाबू याद रखोगे कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, राज संस्था, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम संगठन, ऑप्शन नंबर सी है व्यापारिक संस्था और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारिक संस्था, यानी कि निगम किसका उदाहरण है, व्यापारिक संस्था, यानी कि व्यापारिक संस्थाओं से, है ना। निगम यानी कि व्यापारिक संस्था का एक उदाहरण है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग पर किसका नियंत्रण था, यानी कि मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग पर किसका नियंत्रण था। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है नगर पालिका, बी में है राजसेना, सी में है राजकीय अधिकारी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकीय अधिकारी, यानी कि मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग पर राजकीय अधिकारी का नियंत्रण था। ये आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर बोल रहा है कि ताम्रपत्र किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते थे। ताम्रपत्र जो था वो किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो आप सभी यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में बोला है कविता लेखन, ऑप्शन बी में है शाही आज्ञा, है ना, और ऑप्शन बी में शाही आज्ञा, ऑप्शन सी में है दैनिक लेख और ऑप्शन डी में है कहानी लेख में। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाही आज्ञा के लिए, है ना, ताम्रपत्र का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस ग्रंथ से मौर्य काल का प्रशासनिक विवरण मिलता है, मतलब किस ग्रंथ से मौर्य काल का प्रशासनिक विवरण का उल्लेख मिलता है। तो आप सभी स्टूडेंट ऑप्शन देखेंगे, पहला है मनुस्मृति से, दूसरा है महाभारत से, तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा है विष्णु पुराण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से हमें क्या मिलता है, मौर्य काल का प्रशासनिक विवरण मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन भारत में, है ना, सेतु बंधक किसे कहते थे।
प्राचीन काल में सेतु बंधक के नाम से किसको जाना जाता था, या ऐसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में सेतु बंधक किसे कहते थे। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन ए में है सैनिक को, बी में है राजा, और सी में है बांध बनाने वाले अधिकारी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब सेतु का मतलब बांध होता है ना, तो जो बांध को बनाने वाला अधिकारी होता है वो सेतु बंधक कहलाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट को हम क्लास में पढ़ा रखे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करेंगे कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है कुमारगुप्त, सी में है समुद्रगुप्त को, सी में है समुद्रगुप्त को, और डी में है ना स्कंदगुप्त को। तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगे है ना कमेंट करें। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धन्यवाद है ना, धन्यवाद शब्द किस भाषा से लिया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये धन्यवाद क्या, जो हम किसी को कोई हमारे लिए कोई कच्चा हम उसको बोलते हैं कि हाँ धन्यवाद आपका, है ना, वही धन्यवाद है। यानी कि धन्यवाद शब्द का है ना शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में पाली, और डी में है उर्दू। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा से। अगला क्वेश्चन 20 नंबर बोल रहा है कि प्राचीन भारत में भूमिदान, प्राचीन भारत में भूमिदान को क्या कहा जाता है। प्राचीन भारत में भूमिदान को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ शुल्क, ऑप्शन बी में दिया हुआ भोग, ऑप्शन सी में अधिकार, और ऑप्शन डी में है ब्रह्मदेव, है ना ब्रह्मदेव। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव, है ना ब्रह्मदेव इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में कि पतन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। पतन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप सभी स्टूडेंट ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पर्वत, बी में दिया है राजमहल, सी में दिया है बंदरगाह, और डी में दिया है नदी। तो पतन शब्द का जो प्रयोग होता है वो बंदरगाह के लिए होता है, बंदरगाह के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज में किसे कृषक वर्ग में, प्राचीन भारतीय समाज में किसे कृषक वर्ग माना जाता था, है ना। भारतीय इतिहास में किसे, प्राचीन भारतीय समाज में किसे कृषक वर्ग, है ना, कृषक वर्ग, है ना, माना जाता था। तो ऑप्शन ए दिया है ब्राह्मण, बी में दिया है वैश्य, है ना, सी में दिया है शूद्र, और डी में दिया है राजा। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो इसका आंसर बी हो जाएगा, वैश्य को, है ना। वैश्य को प्राचीन भारतीय समाज में, है ना, कृषक वर्ग माना जाता था। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि किसके लिए किया जाता था। गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो आप सभी ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है राजा, बी में है किसान, सी में है गृह स्वामी, और डी में है व्यापारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। तो गृह स्वामी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि यमन शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था। यमन शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था, या ऐसे करिएगा कि यमन शब्द का प्रयोग, या यमन शब्द का क्या अभिप्राय है, यमन शब्द से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन ए में है मुगल के, है ना, मुगल के लिए, बी में है चीनी के लिए, सी में है यूनानी के लिए, और डी में है शक के लिए। तो इसका याद रखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि यमन शब्द का प्रयोग यूनानी के लिए किया जाता था, है ना। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी। तो आप सभी स्टूडेंट ऑप्शन देख लेंगे। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है कनिष्क, सी में है अशोक, और डी में है पुष्यमित्र। तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करेंगे। और धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी, आप सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के बीच हम हर एक दिन BVI क्वेश्चन के साथ आप सभी से मिलते रहेंगे। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।